जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने पेपर का पहला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों ने जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड नहीं की है तो उनके लिए या जो लेट आए हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन ज़रा दोबारा से करवा देता हूँ। मेरा नाम मलिक मुमताज़ अहमद है और मैं सीए में 22 ईयर से ये इकनॉमिक्स का पेपर पढ़ा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आए, डिस्टिंक्शंस भी आई। तो आप लोगों के, आप जैसे जो सीनियर आपके दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी उसमें मेहनत शामिल थी। डेफिनेटली उसमें मेरी भी मेहनत शामिल थी। लेकिन बहरहाल एक बात ये ज़हन में रखें कि सबसे ज़्यादा रोल जो पास होने में प्ले करता है वो स्टूडेंट खुद होता है। आप खुद हैं। आप जब अच्छी स्टडी करेंगे, आप पास होने की कोशिश करेंगे तो फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो आपका टीचर भी खुश होगा, आप खुद भी खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलें, तो हम पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इस पेपर का जो नाम है वो PRC3 ये इसका नाम है और नंबर यानी, और इसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। जी, इसका पहला जो चैप्टर है इसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इस चैप्टर का नाम है। अच्छा, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स तो पहला चैप्टर, इसका मतलब यह है कि हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप कितना है, क्या क्या चीज़ उसमें शामिल है, क्या चीज़ शामिल नहीं है, ये चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि जो पहला चैप्टर होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिसिप्लिन का, वो थोड़ा टफ होता है, वो ज़रा मुश्किल होता है। आपको उसमें चीज़ें क्रैम करनी पड़ती हैं, रट्टा भी लगाना पड़ता है। क्यों ऐसे होता है? उसकी रीज़न ये है कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, टर्मिनोलॉजी होंगी, तो आपको ज़ाहिर सी बात है याद करनी होगी ना। और यही वजह है कि आई कैप इसमें से फिर बहुत ज़्यादा इसकी वेटेज भी रखता है। तो पिछली जो स्कीम थी उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज थी और आज जो नई स्कीम आई है इसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। यानी अभी जो स्कीम 2022 की आई है इसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है जी। तो अगर आपको फ़र्ज़ करें ये थोड़ा चैप्टर मुश्किल होगा, मुश्किल लगे तो आप चैप्टर नंबर 2 जो है वहाँ से शुरू कर लें। हम ऐसे करते हैं, फ़िज़िकल क्लास जब हमारी होती है तो हम चैप्टर 2 से भी शुरू कर लेते हैं ताकि बच्चा जो है वो शुरू के दिनों में कंफ्यूज ना हो। लेकिन इन फैक्ट हमारे सिलेबस का जो आर्डर है ना वो यही है, तरतीब यही है कि इसी तरह से ये हमें पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होते हैं, चूँकि आपने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी नहीं होती हैं, तो फिर जगह जगह पे वो टर्मिनोलॉजी जब यूज़ होती हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप परेशान होते हैं। चलें जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स है क्या चीज़, तो इसमें हम डेफिनेशन करेंगे। इकनॉमिक्स की ओवरऑल 3 तरह की डेफिनेशंस हमें मिलती हैं। एक जो पहली डेफिनेशन है उसको हम साइंस ऑफ वेल्थ या क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये वो डेफिनेशन है, साइंस ऑफ वेल्थ या क्लासिकल डेफिनेशन। ये एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम एडम स्मिथ है, इंग्लैंड का ये इकोनॉमिस्ट था। सबसे पहली बुक जो लिखी गई इकोनॉमिक्स के ऊपर वो इस इकोनॉमिस्ट ने लिखी। सो लिहाजा इसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो यूं पहली बुक जो इसने लिखी उसका नाम जो था वो द वेल्थ ऑफ नेशन था। 1776 में ये बुक लिखी गई, 1776, ठीक है, 1776 में ये बुक लिखी गई। द वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक का नाम था। इस बुक में इसने इकोनॉमिक्स को जो डिफ़ाइन किया वो यूं डिफ़ाइन किया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये उसकी डेफिनेशन थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
यूं ये इन फैक्ट ये डेफिनेशन थी जो थी, इसका सेंट्रल पॉइंट, पिविटल पॉइंट जो था वो वेल्थ हो गया। फिर इस वजह से हम इसको साइंस ऑफ वेल्थ बोलते हैं या क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं। अब इसने इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट का नाम था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दूसरे का कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, तीसरे का एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, और चौथे पार्ट का जो नाम था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यूं हर पार्ट में वेल्थ का ही जिक्र था, यानी हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, हाउ द वेल्थ इज कंज्यूम्ड, हाउ द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड हाउ द वेल्थ इज एक्सचेंज्ड, तो उसका वेल्थ का एक्सचेंज कैसे होता है। ये बहरहाल ये इसके 4 पार्ट थे। तो सेंटर पॉइंट फिर वेल्थ ही हुआ। अब इसकी जो डेफिनेशन थी उसके ऊपर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। वो क्रिटिसिज्म क्या था? 2 इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम रस्किन और कार्लाइल है। ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं। तो रस्किन और कार्लाइल ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक डिसिप्लिन है कि जो हमें अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ सिखाता है, हमें लालची बना देता है। सो लिहाजा इन्होंने इसको डिसिमल साइंस और साइंस ऑफ मैमन वर्शिप का नाम दे दिया। डिसिमल साइंस का क्या मतलब है? शैतानी इल्म। और साइंस ऑफ मैमन वर्शिप, दौलत के पुजारियों का इल्म। सो इन्होंने इसको फिर इस तरह से क्रिटिसाइज जब किया तो इसके बाद फिर एक और डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की आई। अब वो डेफिनेशन जो थी उसको हम न्यू क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं, तो या उसको हम साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर बोलते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन हुई, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी? साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर या न्यू क्लासिकल डेफिनेशन। ये जो इकोनॉमिस्ट था जिसने ये डेफिनेशन दी, इसका नाम एल्फ्रेड मार्शल था। ये भी इंग्लैंड का इकोनॉमिस्ट था। तीनों इकोनॉमिस्ट जो डेफिनेशन दी वो इंग्लैंड के ही थे। ज़ाहिर है जिन लोगों ने काम किया, उन जिन्होंने रिसर्च की, उन्हीं के नाम से ये डेफिनेशन मशहूर हुई। फिर हमने तो कोई काम नहीं किया इसके ऊपर, हमारी तो कोई इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं है। हाँ, एक टाइम था जब हमारी रिसर्च थी, तो फिर इसी वजह से अलकेमी बुक थी तो उसके ऊपर एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो गया। फिर इसी तरह से अलजबर वल मुकाबला अल-ख्वारिज़मी की पहली बुक थी मैथमेटिक्स के ऊपर, तो अलजबरा उसी से फिर निकला। अदरवाइज़ अल का वर्ड जो है वो तो इंग्लिश में नहीं है। तो ये बेसिकली मुसलमानों की रिसर्च थी शुरू में, जो कि अब ना होने के बराबर है। बहरहाल तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और 1890 को ये बुक लिखी गई। अच्छा, ये अब चूँकि आपका पेपर MCQ बेस्ड है ना, तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं कि ये बुक किसने लिखी, कब लिखी गई, इसका ऑथर कौन था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। इसने जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन यूँ थी कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दोज पार्ट ऑफ individual or social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। ये डेफिनेशन ज़रा थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है। जब आप किसी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे तो लाजमी बात है उसके वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में भी है, तो उसके वर्ड्स में है। अब अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये है, ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, अब ना कि स्टडी ऑफ वेल्थ। तो अब ये इकोनॉमिक्स जो है उसका सेंटर पॉइंट वेल्थ से मैनकाइंड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और वो मैनकाइंड, वो इंसान कौन सा है? जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ,
जो आम इंसान है, जो सोसाइटी में रहता है, जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, एंड ही इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीपल। यानी जंगल में रहने वाले किसी इंसान का ये इल्म अब नहीं रहा, सोशल मैन की स्टडी है। ठीक है, नंबर एक बात उसमें वो कहता है कि इट एग्जामिन्स दोज पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिटीज ऑफ वेलबींग। ये तो 3 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, और जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यही पॉइंट मेन पॉइंट हैं जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। जी ये देखिए वही 3 मेन पॉइंट हैं। तो स्टडी ऑफ सोशल मैन, उसकी स्टडी है रादर देन एन आइसोलेटेड मैन, यानी जो जंगल में रह रहा है जिसकी कोई ख्वाहिशात नहीं है, उसकी ये स्टडी नहीं है। ये तो एक सोशल मैन, सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंसान की स्टडी है। फिर दूसरी वो जो चीज़ कहता है वो ह्यूमन वेलफेयर, ये ह्यूमन वेलफेयर इज गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस एंड वेल्थ इज रेलीगेटेड टू द सेकेंडरी पोजीशन विच इज यूज्ड टू अचीव वेलफेयर। तो वो ये कहता है कि वेल्थ जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, उसको पहली चीज जो है वो ह्यूमन वेलफेयर है, और वेल्थ इनफैक्ट हम एक्वायर करते हैं ह्यूमन वेलफेयर जो उसको हासिल करने के लिए। ठीक है, सो वेल्थ जो है वो हम एक्वायर करते हैं ह्यूमन वेल्थ जो है, ह्यूमन वेलफेयर जो है उसको अचीव करने के लिए। तो इनफैक्ट ह्यूमन वेलफेयर जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस है, वेल्थ जो है इट इज़ रेलीगेटेड टू द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी स्टेज के ऊपर अब ये आ गई हुई है। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मटीरियल चीज़ें। तो एल्फ्रेड मार्शल ये कहता है कि इसमें हम सिर्फ मटीरियल चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये मटीरियल एस्पेक्ट इसको हम स्टडी करते हैं और नॉन मटीरियल चीज़ों को छोड़ दिया उसने। तो जब हम इसमें क्रिटिसिज्म के ऊपर आएंगे तो यही इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया गया है। तो एल्फ्रेड मार्शल जो है वो ये कहता है कि इसमें हम सिर्फ मटीरियल चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब मटीरियल चीज़ें कौन सी हैं? जैसे ये पेन मटीरियल है, ये कैमरा मटीरियल है, ये शर्ट मटीरियल है, आपका मोबाइल सेट मटीरियल है, आपकी बुक मटीरियल है। वो चीज़ें मटीरियल हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, टेंजिबल हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी होती है, हम देख सकते हैं, विजिबल भी हैं वो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैंने गिनवाई, कैमरा, मोबाइल सेट, फ़ोन, इसी तरह से ये पेन, शूज़, शर्ट, बुक, ये सब मटीरियल चीज़ें हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल ये कहता है कि हम इसमें मटीरियल चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो नॉन मटीरियल चीज़ों को उसने छोड़ दिया। जैसे सर्विसेज हैं, एक अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, बड़ी हैवी पेड सर्विसेज, महंगी सर्विसेज होती हैं, एक टीचर की सर्विसेज हैं, एक डॉक्टर की सर्विसेज हैं, एक लॉयर की सर्विसेज हैं। ये सब सर्विसेज उसने छोड़ दी हुई हैं। ठीक है, तो यही इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी होगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो उसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किस तरह से इन्हीं पॉइंट के ऊपर किया गया। और जिस इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया वो तीसरा इकोनॉमिस्ट है, तीसरी डेफिनेशन भी उसी की है और उसका नाम है लायनल रॉबिन्स। तो जो तीसरी मॉडर्न डेफिनेशन है वो लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन। तो पहले उसका उन्हें जो क्रिटिसिज्म किया उसको हम देखते हैं, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इनफैक्ट क्रिटिसिज्म है। एक उसने क्रिटिसिज्म ये किया कि डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट बाय इग्नोरिंग नॉन मटीरियल सर्विसेज। तो इसने कहा कि एल्फ्रेड मार्शल ने आदि इकोनॉमिक्स को स्टडी किया, यानी जो मटीरियल चीज़ें हैं उनको तो स्टडी कर लिया, तो नॉन मटीरियल सर्विसेज को छोड़ दिया। जबकि आज की इकोनॉमी जो है उनमें नॉन मटीरियल जो सर्विसेज हैं उनकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी इकोनॉमी को जब आप देखेंगे तो उसमें 50% से ज़्यादा, इवन 60-70% तो कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस का होता है, और बड़ी हैवी पेड सर्विसेज भी हैं। तो उसने कहा जी इसने सिर्फ चूंकि मटेरियल चीज़ों को स्टडी किया, नॉन मटेरियल को छोड़ दिया, इट मीन उसने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ कर दिया।
आधी इकोनॉमिक्स उसने स्टडी की है, आधी उसने छोड़ दी हुई है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इसके दूसरी क्रिटिसिज्म की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग इज एम्बिगुअस। ये जो वेल बीइंग का या वेलफेयर का कंसेप्ट है ना, लायनल रॉबिन्स ये कहता है कि ये एक एम्बिगुअस कंसेप्ट है। और मसला हमें पता है कि किसी चीज़ से आपको वेलफेयर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी वेलफेयर हो। मसलन आप गेम्स खेल रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, मेरे बच्चे भी खेल रहे होते हैं, वो गेम्स उनको मैं लेके देता हूँ, लैपटॉप लेके दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आज तक वो गेम खेली नहीं है। क्यों? कि उन गेम्स की मेरे लिए कोई वेलफेयर नहीं है, कोई वेलबींग नहीं है, मुझे मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक एडिक्ट जो कि स्मोकिंग करता है, तो उसको तो स्मोकिंग से कुछ वेलफेयर होती है, कुछ वेलबींग होती है, उससे कुछ फ़ायदा देती है, वो अल्टीमेट नुकसान ही देती है, लेकिन बज़ाहिर वो समझता है कि मुझे फ़ायदा दे रही है। चलिए हम मान लेते हैं, पर हम तो नहीं स्मोकिंग करते हैं, तो हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हमें वो वेलफेयर नहीं देती है। सो हम तो अगर कई घंटे पहले, बल्कि एक दिन पहले अगर कोई कमरे में स्मोकिंग करके जाए, अगले दिन मैं आऊँ तो मुझे उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, बैठना मुमकिन नहीं होता मेरे लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ एक बंदे को वेलफेयर दे रही है, दूसरे को नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है, तो एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मुबहम यानी अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स, तीसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट। इकोनॉमिक्स इज लीस्ट कंसर्न्ड विद द सोशल और नॉन सोशल मैन। तीसरा इसने ये कहा कि ये जो अल्फ्रेड मार्शल कहता है ना, सोशल मैन की स्टडी, जो सोसाइटी में रहता है, रॉबिन्स ने कहा कि ये भी गलत है। तो तीनों मेन जो पॉइंट्स से डेफिनेशन के वो उसने गलत साबित कर दिए। और वो क्यों गलत कहता है? वो कहता है कि इंसान सोसाइटी में रहता हो, सोशल हो, या सोसाइटी में ना रहता हो, जंगल में रहता हो, इसका इकोनॉमिक्स से कोई तल्लुक नहीं है। जिस भी इंसान की वांट्स हैं, ख्वाहिशात हैं, और उसको पूरा करने के लिए वो रिसोर्सेज की कोशिश करता है, उन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। इकोनॉमिक्स है ही ये कि हाउ टू एलोकेट आवर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है। सो लिहाजा उसने कहा कि इसका सोशल या नॉन सोशल होना ये हरगिज़ बिल्कुल ज़रूरी जी। तो फिर इस क्रिटिसिज्म के बाद लायनल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी। तो ये तीसरी डेफिनेशन होगी। तो इनफैक्ट तीन मेन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। अब ये जो तीसरी डेफिनेशन है, इसका नाम है साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड साइंस ऑफ चॉइस, या इसको हम मॉडर्न डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन जो काफ़ी हद तक जो है वो इकोनॉमिक्स को कवर करती है। गो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर भी बहरहाल हुआ जी। तो साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड साइंस ऑफ चॉइस, योर मॉडर्न डेफिनेशन। तो लायनल रॉबिन्स, ये भी अगेन इंग्लैंड का इकोनॉमिस्ट है, डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इसकी बुक का नाम था और 1931 में ये बुक लिखी गई। अब ये जो डेफिनेशन इसने दी वो ये थी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का ज़रा हम एनालिसिस करें तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये इसके मेन पॉइंट हैं। अच्छा, जो रॉबिन्स का पीरियड था ना, वो न्यूटन का पीरियड था। आप लोगों को अक्सर एफएससी करके आए हैं तो आपको पता है कि न्यूटन के पीरियड में साइंस को बहुत इम्पोर्टेंस मिली। सो लिहाजा हर चीज़ को साइंटिफिकली जो है वो डिस्कस किया जाने लगा, प्रूव किया जाने लगा। तो लायनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को भी साइंस ही कह दिया, हालांकि ये प्योर साइंस नहीं है, ये डिफरेंट है। प्योर साइंस जो है वो तो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
इसी तरह से बायो है, एस्ट्रोनॉमी है। हमें पता है कि ये मार्कर जहाँ भी छोड़ेंगे, अफ्रीका, यूरोप, जिधर भी, एशिया, ये नीचे ही गिरेगा ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। तो इनके लॉज में भी बहुत सर्टेनिटी होती है। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका रिलेशन हमारे बिहेवियर के साथ है। हमारा बिहेवियर फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसके फिर लॉज भी चेंज होते रहते हैं, और ये किसी ख़ास सर्कमस्टांसिस में ही वैलिड होते हैं, अदरवाइज वैलिड नहीं होते हैं। वो इंशाल्लाह जब हम अगले चैप्टर में पहला लॉ पढ़ेंगे तो उसमें सिट्रस पैरिबस एक जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग सेम उसको हम कहते हैं। ठीक है, हम वो हर लॉ के साथ फिर लगाते हैं। चलें, तो ये डेफिनेशन, एक तो साइंस उसने कह दिया। दूसरा एंड्स। एंड्स का क्या मतलब है? एंड्स मीन वांट्स, और मीन्स का मतलब रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिख लें या स्केर्स रिसोर्सेज लिख लें। अच्छा, वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स चूँकि सोशल या नॉन सोशल की बात नहीं है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा वांट्स हैं और आपके पास रिसोर्सेज स्केर्स लिमिटेड हैं, तो फिर इकोनॉमिक्स वहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल होती है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी पॉकेट मनी है, आपकी वांट्स कई सारी हैं, आपने बुक परचेज करनी है, आपने मूवी देखनी है, आपने मोबाइल में बैलेंस डलवाना है, आपने शर्ट परचेज करनी है, आपने शूज़ परचेज करने हैं, तो कई सारी वांट्स हैं, लिमिटेड पैसे हैं, कोई ये आप एक आधा कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट है, जैसे अगर क्लास शुरू होगी तो बुक जो है दैट इज़ रिलेटिवली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट, मोर इम्पॉर्टेंट वांट देन दी अदर, तो आप क्या करते हैं, फिर बुक को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप चॉइस करते हैं, नहीं भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, तो आप चॉइस करते हैं ना। ये जो चॉइस होता है इसको हम अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज के, ये रिसोर्स इधर नहीं लगाएं, इधर लगाएं, इधर ना लगाएं, इधर लगाएं। तो जब हमारी अनलिमिटेड वांट्स होंगी और उसके मुकाबले में रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होंगे, तो फिर हम चॉइस करेंगे, हर सूरत में चॉइस करेंगे। ठीक हो गया जी। चलें, अब हम आते हैं इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं। तो क्रिटिसिज्म जो है वो इसके ऊपर जो किया गया वो इन्हीं जो मेन चीज़ें, अच्छा पहले तो मेन पॉइंट्स आते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं कि हमारी जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड, जबकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड या स्केर्स। ये रिसोर्सेज स्केर्स हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, देन वी आर बाउंड टू चूज बिटवीन द अनलिमिटेड वांट्स, तो हम चॉइस करते हैं। ठीक है, इसको हम अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी कर दिए हुए हैं डेफिनेशन के साथ ही। अब इसकी जो डेफिनेशन है इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ, वो क्रिटिसिज्म ज़रा देखते हैं वो क्या था। नंबर 1 क्रिटिसिज्म ये था कि इकोनॉमिक्स, इसने जो बताया कि वो ये एक प्योर साइंस की तरह कह दिया, जबकि ये प्योर साइंस नहीं है। इसको हम नॉर्मेटिव साइंस, इसका नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें हम अपनी जजमेंट भी देते हैं। प्योर साइंसेज में अपनी जजमेंट नहीं है। प्योर साइंसेज में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इस मार्कर को छोड़ें तो ये ऊपर उड़ने लग जाना चाहिए, इधर उधर हो जाना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते हैं। अगर 2 हिस्से हाइड्रोजन 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिलाएं तो पानी बनता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं ये होना चाहिए, लेकिन इधर ये हम कर सकते हैं, इधर हम अपनी जजमेंट देते हैं। ठीक है, इसको आगे हम जाके तो इंशाल्लाह नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट पे भी डिस्कस करेंगे इसको जी। इसके बाद हम आते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द ट्रेड साइकिल अकर्स। तो ये नहीं बताती है कि ट्रेड साइकिल जो इकोनॉमी में आउटपुट यानी गुड्स और सर्विसेज ये कमी बेशी आती है, जिसको हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं, ये कैसे आते हैं, इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, ये डेफिनेशन ये भी नहीं बताती है। तीसरा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि जो इकोनॉमी के मेन प्रॉब्लम जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना, ये देखें आप पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है। रोज़ जो टॉक शो होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसमें यही डिस्कस की जाती हैं। जब स्पेशली वज़ीर ख़जाना आता है तो वो यही कहता है कि जी हमारा ग्रोथ रेट कम है, ये बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉलिटिकल लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं, जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो कहता है कि ये वो चीज़ें जो हैं वो नहीं बताती है। ठीक है, ये इन प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करना है। तो यूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है
वो इस डेफिनेशन के ऊपर यूं ये क्रिटिसिज्म किया गया। सो लिहाजा आज हम देखते हैं कि इसमें हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं वो डेफिनेशन, तो 3 डेफिनेशन हमने ओवरऑल आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर ली हुई हैं। तीनों डेफिनेशन मैं समराइज करूं तो पहली डेफिनेशन साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ की, दूसरी डेफिनेशन साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर एल्फ्रेड मार्शल की, और तीसरी डेफिनेशन जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन, इसको हम साइंस ऑफ स्केर्सिटी और साइंस ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है इसको आप चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी, लेकिन बहरहाल मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें आपको क्रैम करनी होंगी, आपको डेफिनेशंस हैं याद करनी होंगी। उन इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन, उनके वर्ड्स में उनका नाम क्या था, उनकी बुक का नाम क्या था, ये कब लिखी गई, MCQs में ये चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। चलें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।